मुख्यमंत्री के पिताजी नंद कुमार, माननीय नंद कुमार बघेल जी, दाऊ जी, हम जिनको हम प्यार से दाऊ जी बोलते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एडवोकेट संतोष साहू जी, जो ओबीसी मोर्चा के, छत्तीसगढ़ ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एडवोकेट भी हैं। आज हम सभी मेहमानों से बारी बारी से, जो आज देश में एक ज्वलंत घटना घटी है, क्रूर घटना घटी है हाथरस में, जो एक 19 वर्षीय एक बेटी है, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसकी घटना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बहुजन समाज के जितने भी मीडिया वाले हैं इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और इस घटना पर हम आज विस्तृत चर्चा करने जाएंगे। तो सबसे पहले तो वॉइस ऑफ मानवता चैनल में नंद कुमार बघेल जी, दाऊ जी का बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, जय मूल निवासी। संतोष साहू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जय मूल निवासी। हम इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले दाऊ जी से हम सबसे पहले ये चर्चा करना चाहेंगे कि आज देश में जो हाथरस की घटना जो घटी है और इसको लेकर जो आप सब वाकिफ हैं, क्या कहना चाहेंगे दाऊ जी? आपका इस पर प्रतिक्रिया आपका जानना चाहेंगे। ये जो घटना घटी है वो बहुत निंदनीय है और पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। जी, पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है और विरोध होना चाहिए, क्योंकि ये जो हत्या हुई है वो बहुत अमानवीय है। जी, हम इस पर चूंकि आज इस लाइव डिबेट में विस्तार से चर्चा करना चाह रहे हैं दाऊ जी, तो आप एक अनुभवी हैं और ऐसे ही सामाजिक मुद्दों पर आप हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो जिस ढंग से उस बेटी का समुचित इलाज नहीं किया गया और उसकी रात के अंधेरे में पुलिस के द्वारा जो अंत्येष्टि कर दी गई, मीडिया वालों को जाने नहीं दिया गया, आप थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालें। इसमें जो पुलिस ने गड़बड़ी किया है और उसमें योगीराज का हाथ है और योगीराज के इशारों पर ही यह हुआ है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मोदी का जो नारा है वो एकदम थोथा है और करनी और कथनी में अंतर है और इसलिए पूरा देश विरोध कर रहा है। उत्तर प्रदेश आंदोलित है और हमको ये आंदोलन बढ़ाना चाहिए। राहुल गांधी ने इसका विरोध किया और बदतमीजी योगीराज की पुलिस ने किया है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। और आज ये परिस्थिति है और एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग इसी मुद्दे पर हारेंगे। योगीराज, मोदी राज और अमित शाह, ये तीनों की जो तिकड़ी है वो समाप्त होगी। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि इनका अंत होगा और इसकी निंदा पूरे भारतवर्ष में हो रही है और हम भी उसका निंदा करते हैं। जी बाबूजी, एक तरफ भारत जी, बाबूजी चलिए आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं अगला सवाल करूंगा आपसे। जी, तो ये जो कोरोना फैलाया जा रहा है, एक मोदी कोरोना है और कोरोना के द्वारा उसको बने बनाए कर्फ्यू मिल रहा है और इसलिए वो अत्याचार कर रहे हैं। अब धीरे धीरे किसान जाग रहे हैं और किसान आंदोलन चलेगा और मोदी के बाहर खत्म होगा। मोदी जो निजीकरण कर रहे हैं संपत्ति का, वो गलत है और किसान विरोधी जो बिल पास करवाए हैं वो गलत है। और हम सारे किसान एकजुट होकर के और जितने भी कांग्रेस के समर्थित प्रदेश हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तमाम हरियाणा, पंजाब, ये सारे कांग्रेस के समर्थित, कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, वहाँ इसके खिलाफ बिल पास होगा
और निंदा प्रस्ताव होगा, और किसान विरोधी जो काम कर रहे हैं मोदी जी, वो गलत है, और इसी के कारण वे हारेंगे। ये सोच रहे हैं कि जीतेंगे, लेकिन ये बिहार में अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें बुरी तरह मोदी हार रहे हैं। जी जी दाऊ जी, ये आज का मुद्दा तो हमारा, चूंकि इस बेटी की घटना को लेकर हम डिबेट करने जा रहे हैं, किसानों के मुद्दा को लेकर आपसे और भी हम डिबेट करेंगे। बहरहाल हम संतोष साहू जी एक अधिवक्ता हैं और ओबीसी मोर्चा के एक जिम्मेदार फाइटर हैं और छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एक अधिवक्ता होने के नाते संतोष साहू जी, जो हाथरस में जो इस बेटी के साथ जो घटना घटी है, आप उस घटने के बारे में पूरा वाकिफ हैं, आपने प्रतिक्रिया भी दी थी छत्तीसगढ़ की ओर से। इस मुद्दे पर अपनी बात जो है विस्तार से रखें। प्रथम दृष्टया इस जो घटना घटी है या जो वहां पे जो उस बेटी के साथ में जो जो घटनाएं हुई है, इस पर अपनी बात रखें। मैं इसमें बीओएम हमारा टीवी ये को कहना है कि हाँ, संतोष जी बोलिए। जी जी मैं बीओएम टीवी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप भारत में जो ज्वलंत एक घटना है उस पर जो डिबेट चला रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आपने जो पूछा 14 सितंबर 2020 की ये घटना है, उसमें जो मनीषा वाल्मीकि नाम से जो सोशल मीडिया में नाम आ रहा है, ये देश की बेटी है। कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, सामान्य या धार्मिक अल्पसंख्यक की इसमें बात नहीं होनी चाहिए थी, पर ये देश का दुर्भाग्य है कि कोई भी घटना को उसके वर्ग या जाति से जोड़ दिया जाता है और उसको बिल्कुल हाशिए पे डाल दिया जाता है। इसकी मैं निंदा करता हूं। और ये जो भारत में घटना हुआ है, ये घटना विभत्स क्रूरतम से क्रूरतम है, पर उससे भी विभत्स ये बात है कि पुलिस उस घटना को दबाने में लगा हुआ है, वहां का स्थानीय प्रशासन दबाने में लगा हुआ है। जैसा कि सोशल मीडिया में आ रहा है कि वहां का डीएम पीड़िता के दाऊ जी के सीने में लात मारता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पत्रकारों से बदतमीजी करता हुआ। पहली बार देश में कोई डीएम बदतमीजी सड़क पे कर रहा है। ये जो बात है, भारत के लोकतंत्र को ये लोग जो मजाक बना के रखे हैं। इस देश में 132 करोड़ लगभग लोग हैं और सब लोग इस घटना को देख के स्तब्ध हैं कि इस देश में पुलिस प्रशासन ये क्या कर रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से पूरी तरीके से बाहर जाके गुंडागर्दी पे उतारू हुआ है। इसकी हम एकदम निंदा करते हैं, पुरजोर इसका विरोध करते हैं। और वो जो घटना है, माँ बेटी और भाई घास काटने गए थे अपने गांव में, गांव के खेतों में। माँ और बेटी कुछ खेतों के अंतराल में थे, घास ज्यादा कट गया, भाई घर पहुंचाने गए थे। और इसी बीच में वो 4 जो ठाकुर लड़के हैं, जिनका सोशल मीडिया में वहां के सीएम साहब से उनके पिताजी का फोटो भी वायरल हो रहा है, वो मेरे पास भी आया हुआ है। वो जो मुख्य आरोपी है, वो खेतों में जाके जबरदस्ती उसको उठा के दूर खेतों में ले गए। सामूहिक उसके साथ दुष्कर्म हुआ और जब वो विरोध करने लगी उसके साथ मारपीट की गई। उसका मारपीट किए जिससे हड्डी रीढ़ का टूट गया और विरोध के बाद गर्दन को तोड़ दिया गया और उसके जिह्वा तक काट ली गई। ये 13-14 दिन तक भारत का जो लोकतंत्र का चौथा पाया है, मीडिया इस बात को कहीं पे हाईलाइट नहीं किया, कहीं बताया नहीं, कहीं कुछ नहीं किया। तो ये देश में बहुत भयानक अमानवीय घटना घट रहा है। इस देश के लोगों को बिल्कुल इस घटना से सबक लेना है कि ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत घातक ये घटना घटा है। ये हो सकता है कि एक शुरुआत हो, इससे भी भयानक आगे हो सकता है। इसलिए देश के सभी लोगों से मैं आग्रह और अपील करना चाहता हूं कि इस घटना को सिर्फ घटना के रूप में नहीं, घटना घटी, अन्य और भी घटनाएं घटी हैं, लेकिन जिस तरीके से
सफदरगंज दिल्ली से पुलिस डेड बॉडी को लाके उनके परिजन बिलखते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, डेड बॉडी को ये कहते रहे कि हम कल सवेरे इसका दाह संस्कार करेंगे, और पुलिस रात को उसका दाह संस्कार शब्द ही गलत है, उसको जला दिया, सबूत को जला दिया। एक पुलिस जिसका वीडियो फुटेज आ रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और एक दो दिन से जब सोशल मीडिया पूरा देश से और दुनिया में इसको टेकअप किया, तो भारत का जो मेन मीडिया है वो भी पीछे पीछे लगे हुए हैं। तो इसकी मैं पुरजोर विरोध करता हूं, भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, और ये भारत के लोकतंत्र में एक काला धब्बा है, ऐसा मैं मानता हूं। जी ताऊ जी, मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहता हूं कि एक तरफ भारतीय संविधान है और देश संविधान से चल रहा है, नियम कानून बने हुए हैं, लेकिन क्या कारण है कि इस बेटी को समुचित इलाज नहीं मिला? पुलिस प्रशासन वहां से उसकी डेड बॉडी को लाती है, उसके परिजनों के बिना अनुमति रात को उसकी लाश को फूंक दी जाती है, और वहां किसी मीडिया वालों को कोई कवरेज करने जाता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं ताकि इनकी पोल खुल जाए। तो ये सारी घटनाक्रम जो चल रही है, जो जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कहना चाहिए, ये एक तरफ संविधान की कस्में खाते हैं और अधिकारी कर्मचारी पुलिस की सुरक्षा की जिम्मेदारी होते हैं, ये क्या अपने कर्तव्य से इतना विमुख हो गए हैं? नमस्कार, आइए। हेलो हाँ, दाऊ जी, सुन मेरा रहे हैं। सवाल आपके साथ पास पहुंचा। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं यही कह रहा था कि क्या नियम कानून या जो सुरक्षा की व्यवस्था जिन पुलिस अधिकारियों के जिम्मेदारी थी, वो आखिर किसके दबाव में ऐसी गलत काम करके ऐसे रात को जला देना? हिंदू संस्कृति एक तरफ कहते हैं कि भाई रात को हिंदू संस्कृति में लाश को नहीं जलाया जाता है, तो क्या कारण है कि पुलिस उनके सहमति के बिना उनके मारपीट करके उन्हें बंधक बना करके उनकी इस लाश को जला दी गई? अब ये जो घटना घटी है वो तो घट चुकी, अब वापस आ नहीं जी सकता, लेकिन जी इसमें मोदी का अंत है, ये बात सही तय है। मोदी आने वाले चुनाव में बिल्कुल जीत नहीं सकता, लोग उसके खिलाफ हैं, जन जन में उनकी खिलाफत हो रही है और हर बात की खिलाफत हो रही है, तो मोदी का अंत आ गया। जी। नहीं, इसमें वर्तमान हालात में जो आज देश के 90% मूल निवासी आज सड़कों पे उतर के उस बेटी के प्रति जो संवेदना दुख व्यक्त कर रहे हैं, और ऐसी घटनाएं लगातार घट रही है, इसके प्रति भारत के मूल निवासियों की ओर से आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि पूरा देश आंदोलित है और जन जन में विरोध हो रहा है, गांव गांव में विरोध हो रहा है, और ये मोदी किसी भी हालत में आने वाले चुनाव में जीत नहीं सकता और मोदी का अंत होने वाला है। नहीं, मोदी जी तो अपना नारा चलाते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को सुरक्षित करो। ये उनके नारे कितने सही साबित हो रहे हैं जिस ढंग से घटनाएं घट रही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कल महिलाओं से मैंने ये वार्ता किया और महिलाएं सब उनको गाली दे रही हैं और वो एकदम एक तरफा उनके खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। गांव गांव में इसका प्रतिक्रिया है। जी। तो आप मोदी लोग छत्तीसगढ़ में दाऊ जी ये अभियान चला रहे हैं सामाजिकता को लेकर और जो बाबा साहब के विचारों को लेकर, तो आज इस देश के अंदर में एक तरफ भारतीय संविधान है, कानून है, और दूसरी तरफ एक तरफ वर्ण व्यवस्था के आधार पर ये लोग अपनी जो मनमानी मनुस्मृति की विचारधारा को लागू करने जा रहे हैं। क्या कहना है आपका? इसमें ये कहना है कि 1977 की क्रांति हमने देखी है और जी जो आतंकवाद है, इंदिरा जी का जो विरोध था वो हुआ और परिवर्तन हुआ। 5 दल मिल करके इकट्ठे हुए और देश में जनता दल का राज हुआ। उत्तर भारत में सब एक भी सीट नहीं जीता। वही हाल मोदी का होने वाला है और मोदी को आगे मोदी के मरने के बाद जलाया जाएगा।
हर साल जी उनका पुतला दहन किया जाए। जी जी। इससे बड़ी बात और मैं क्या। संतोष जी जी संतोष साहू साहब से मैं अगला सवाल ये करना चाहूंगा। साहू साहब, एक तरफ लोग कहते हैं कि किसी बेटी की पहचान या उसका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज तमाम जो मीडिया में उसके नाम ले लेकर उसकी पहचान बताकर जो उसको हाईलाइट किया गया इस बेटी के साथ में, ये एक कानूनन रूप से पहले तो उसकी पहचान जाहिर ही नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसका नाम लेकर जो जिस ढंग से उसके पहचान को सार्वजनिक किया गया, आप एक अधिवक्ता हैं, क्या कहना है? भारत के कानून व्यवस्था में ये प्रावधान है कि इस तरीके का जो घटना घटता है वहां पीड़िता का नाम गोपनीय रखा जाता है। आप निर्भया कांड को देखें, उससे पहले भी कई ऐसे कांड हुए, उसको आपने देखा। आज तक देश के जी लोगों को उनका मूल नाम पता नहीं है, पर यह दुर्भाग्य है कि इस घटना में सबसे पहले पीड़िता का नाम और उसके साथ उनके जाति का सरनेम लगाकर हाईलाइट किया गया। इसका दूसरा ये मतलब है कि इस देश में जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, बैकवर्ड हैं, उनके साथ जब भी ये घटना घटेगा पहले उनके जाति को, समाज को परोसा जाता है ताकि लोग जाति के आधार पे सड़कों पे आए। आपने देखा कि इससे पहले कई घटनाएं घटी, लोग जाति आधारित जो प्रोपेगेंडा करते हैं और उस घटना को हाशिए पे डाल देते हैं। ये बहुत निंदनीय बात है। ये दुर्भाग्य है कि इस घटना में पीड़िता का नाम और उसका जाति सामने आया। ये कानून, भारतीय कानून व्यवस्था के विरोध में है। जी नहीं, एक तरफ तो अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के लिए एक कड़े कानून बनाए गए हैं कि जब भी ऐसे पीड़ित लोगों के ऊपर में एट्रोसिटी एक्ट का मामला जब दर्ज होता है और इसको लेकर सामान्य जाति के लोगों ने इस कानून को खत्म करने के लिए आंदोलन छेड़ा। उसके बाद में हमारे जो मूल निवासी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस कानून का विरोध किया और आज ये कानून लागू है। एट्रोसिटी एक्ट के तहत में तत्काल कार्रवाई करके अपराधियों को जेल भेजने या गिरफ्तार करने की बात आती है, लेकिन इस कानून को भारत का जो पुलिस व्यवस्था है या कानून व्यवस्था है वो कितनी कारगर है? क्योंकि अधिकांश कोई एससी एसटी के व्यक्ति थाने में जब जाता है तो सबसे पहले तो उसकी एफआईआर ही नहीं लिखी जाती है, क्या कहना है? आपकी बातों से मैं सहमत हूं और इस देश में एट्रोसिटी एक्ट प्रभावी है। इसके बावजूद इस देश में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये भारत के प्राचीन संविधान लागू होने से पहले, जैसा कि भारत में जाति की व्यवस्था था, जाति की व्यवस्था से पहले इस देश में वर्ण व्यवस्था था। वो व्यवस्था अभी भी भारत का वर्णवादी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था भारत के संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर हावी हो गया है। इसके लिए देश भर में अब गुस्सा है, आक्रोश है और लोगों के द्वारा जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जातिवादी मानसिकता को दर्शित किया जा रहा है, ये गलत है। जी मैं दाऊ जी के पास जाना चाहूंगा। दाऊ जी, ये भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग, विभिन्नता में एकता की बात संविधान में निर्मित है, लेकिन आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी बल्कि जातिवाद घोर चरम सीमा पे देखने को मिल रही है। आए दिन ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इस पर विस्तार से प्रकाश डालें। इसमें मेरा ये कहना है कि इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जो राजनेता हैं वो पुलिस को ऑर्डर करते हैं और पुलिस को वो बात माननी पड़ती है। इसलिए पुलिस पर दोषारोपण करना गलत है, क्योंकि ये राजनीतिक चाल है और राजनीति में ये कहा जा रहा है कि ऐसे घटना को विलुप्त किया जाना चाहिए ताकि उन पर भद्दा उनके जीवन पर भद्दा ना आवे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो बकवास है मोदी का, वो उसका परिणाम आएगा। मोदी इस चुनाव में भारी मतों से हारेंगे। कोई भी चुनाव हो, मोदी जो उठापटक कर रहा है वो उसका विपरीत असर हो रहा है, चाहे वो किसानों के प्रति हो, चाहे महिलाओं के प्रति हो, चाहे इस ढंग से जो अत्याचार है उसको छिपाने का जो
षड्यंत्र चला रहे हैं। और मोदी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सबको खरीद चुका है, और वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनके इशारे पर चलते हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था है और वो न्याय नहीं करते, इसलिए ये सब अत्याचार हो रहे हैं। और परिवर्तन की आवश्यकता है। जब तक कि हम परिवर्तन नहीं करेंगे और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रियंका गांधी को लखनऊ का मुख्यमंत्री बनाएंगे और तमाम सब जातियां उनके मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, तब नया युग आएगा। और नया युग आने से फिर नए भारत का निर्माण हम करेंगे। राव जी, हम ये चाहते हैं कि भारत का जो सामाजिक व्यवस्था है आज, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया, इस परिप्रेक्ष्य में आपकी जो अनुभव है, जैसा जो चल रहा है वर्तमान में, एक तरफ से चौथा स्तंभ जो सच दिखाने और सच घटनाओं को जागिर करने की बात आती है, और एक तरफ ऐसे मेन स्ट्रीम की मीडिया है जो आज गोदी मीडिया के नाम से, भद्दी भद्दी गालियों के नाम से मीडिया वालों को गाली दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है कि मीडिया के ऊपर में ऐसी ओछी बातें की जा रही है। तो इस मीडिया को जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो इस व्यवस्था को बिगाड़ने में किसका हाथ लगता है आपको? देखिए, मीडिया पैसे से बिकता है और उनको जी जिधर से ज्यादा पैसा मिलता है उसके पक्ष में काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मीडिया बिक जाए। जैसे जो अमेरिका का जो मीडिया है वो हमारे पक्ष में काम कर रहा है, दुनिया के सामने ये इसको रखने का प्रयास किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मानवतावादी लोग भी इस देश में, इस दुनिया में रहेंगे, आगे भी रहेंगे, अब भी है। और इसके लिए जो मीडिया सामने आई है उसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे चलकर दुनिया के सामने ऐसे मीडिया के लोग भी, मानवतावादी जो दृष्टिकोण है, ऐसे मीडिया भी रहेंगे। क्योंकि मानवतावादी, बुद्धवादी, गांधीवादी मीडिया समाप्त हो जाएगा, ये कहना गलत है। दाऊ जी, आप बाबा साहब के फॉलोअर्स भी हैं और बुद्ध के विचारधारा को अंगीकृत किए हुए हैं, और इसके लेकर, इसके आंदोलन को लेकर आप देश विदेश दौरा करते रहते हैं। जिस ढंग से भारत की भूमि पर हमारे बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने दुनिया को विश्व शांति की दिशा पे लेके चलने का बात किया था, इस विचारधारा पर आपकी हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे थोड़ी विस्तार से। इसमें हमारा ये कहना है कि हम एक मीडिया चला रहे हैं कि चलो बुद्ध की ओर। इसका अर्थ है कि बुद्ध धर्म को मानने वाले एक दल होगा और बुद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले दूसरा धर्म होगा। तो ब्राह्मणी धर्म बुद्ध धर्म के सामने टिकेगा नहीं। गांधी और बुद्ध दुनिया में दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अहिंसक क्रांति किया, और अहिंसक क्रांति के कारण आज भारत जिंदा है, नाम जाना जाता है। महात्मा गांधी ने बहुत प्रेम से अंग्रेजों को भगा दिया, और वो है असहयोग आंदोलन, चरखा आंदोलन, तकली आंदोलन। बुद्ध और गांधी ने अहिंसक ढंग से अंग्रेजों से को हटाया, और आज भी इंग्लैंड हमारे पक्ष में रहता है और हम मित्र हैं। इंग्लैंड और भारत एक दूसरे के मित्र हैं और एक दूसरे के सहयोगी हैं। उसका मूल कारण है महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया अहिंसा और प्रेम का, वो बहुत बड़ा आंदोलन है। इस तरह से बुद्ध धर्म कहते हैं कि मैं कहता हूँ उसे मत मानो, वेद शास्त्र कहता है उसे मत मानो, तुम्हारा विवेक कहता है उसे मानो। ये बुद्ध धर्म का मूल कॉन्सेप्ट है। मैंने अपने बेटे को, जब वो 18 साल का था, तब ये कहा कि ये तो तुम्हारी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारे बहनें इंजीनियर बन गए और तुम एक साइंस ग्रेजुएट नहीं बने। तो उसने ये कहा कि हम बिजनेस करेंगे, और फिर साल भर के बाद कहा कि बिजनेस क्या करना, हमारी खेती बाड़ी है। तब मैंने कहा कि तुम पढ़ाई में रुचि लेते
तो तुम मुख्यमंत्री बन के दिखाओ। और उसने संकल्प लिया कि हम उस समय बुद्ध धर्म को नहीं जानते थे, लेकिन हमने ये कहा कि बेटा कभी किसी की बात मत मानना, अपने विवेक से बात करो, हमारी बात तब तक मत मानना जब तक कि अपना तुम्हारा विवेक न कहे। और इसी बात ने उसको मुख्यमंत्री बना दिया। जी। तो अब हमारा ये दाऊ जी, कहना है कि चूंकि सच। आप बोलिए, सुन रहा हूँ। जी अपनी बात पूरा करें, कट गया था। हाँ, मेरा ये कहना है कि यदि सच्चा संकल्प हो तो निश्चित ही विजय मिलती है। और मैंने तय किया था कि मैं अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, और वो 38 साल के बाद सफल हो गया। तो बुद्ध ये जी कहते हैं कि सत्य संकल्प होगा तो निश्चित ही विजय होगी। और हम बुद्ध के रास्ते पर, गांधी के रास्ते पर चलकर विजय हासिल करेंगे और मानवतावाद को स्थापित करेंगे। और दाऊ इसमें जी, मैं आपसे अगला अगला सवाल आपसे और ये करना चाहूंगा कि जिस ढंग से भारत के महान संतों और महापुरुषों ने जो सत्य और मानवता और कल्याण की बात करी है, जिसमें गुरु नानक जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक की अगर उनके विचारों को समझें और पढ़ें, अध्ययन करें, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ें और बुद्ध की विचारधारा को पढ़ें, संत गुरु घासीदास जी के विचारधारा को पढ़ें और भगवान बुद्ध की विचारधारा को पढ़ें, तो जितने भी महान पुरुषों की विचारधारा कहीं न कहीं सत्य और मानवता की कल्याण को लेकर के है। तो सारे महान संतों और गुरुओं की बातों को लेकर अगर सार शब्द में कहें तो ये जो सत्य और मानवता और ह्यूमैनिटी को लेकर है, इस पर अपना विस्तार से थोड़ी बताएं बात को। मेरा ये विचार है कि ये जो युग है, जहाँ ट्रंप का और चीन के प्रधानमंत्री का और मोदी की, जो देश के भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनका अंत होने वाला है। और ये मरेंगे, और मरेंगे तो उसके बदले में अल्टरनेट दूसरे नेतृत्व आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो नए नेतृत्व आएगा वो अत्यंत मानवतावादी होगा। और ये जो कोरोना और दूसरे प्रकार के जो बीमारी फैलाए जा रहे हैं वो अंत होगा। और कोरोना का अंत ये नक्षत्र के हिसाब से समाप्त होने वाला है। 1 महीने के अंदर कोरोना समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जी ये पॉपुलेशन कम करने का एक अभियान है प्राकृतिक, और उसको हमको बुरा नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए जी नए युग के आशा के साथ मैं कल्पना करता हूँ कि चीन का प्रधानमंत्री मरेगा, भारत का प्रधानमंत्री मरेगा, और अमेरिका का प्रधानमंत्री मरेगा, और उसके स्थान पे दूसरे लोग आएंगे और वो मानवतावादी होंगे, ये तय है। और इसलिए जी नए मानवतावाद का उदय होगा। बुद्ध, गांधी और नेल्सन मंडेला का युग आने वाला है। जी। ये तो सच है बाबू जी कि दुनिया के अंदर में झूठ का नाश होता है और सत्य अजर अमर अविनाशी है, ये कभी नष्ट नहीं होता। ये सभी गुरुओं ने कहा है, गुरु नानक जी ने कहा है, दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है। और उनका हर आंदोलन जो है अन्याय, अत्याचार, जुल्म के खिलाफ रहा है। लेकिन आज ये हम देखते हैं कि भारत में नानक की धरती, गुरु गोविंद सिंह की धरती, बुद्ध की धरती पे ये चरम सीमा अन्याय, अत्याचार, हिंसा, हत्या लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे। इसमें यही प्रतिक्रिया है कि सूर्य जो है उदय होता है और अस्त होता है। आज मान लो मानवतावाद का अस्त हो रहा है तो उदय भी होगा। जी सूर्य का अस्त हमेशा के लिए नहीं होगा। रात के जो अंधेरा है उसमें दीपक को प्रकाश करने के उत्साह होता है। जी अगर उजला सूर्य के सामने दीपक दिखाया जाए तो उसको उत्साह खत्म हो जाता है। इसी तरह से आज हम ये कल्पना करते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री को बुद्धिज्म के लिए अध्यक्ष बनाया जाए, और चीन का जो हेकड़ी है वो
द्वीप समूह से गुजर करके ही चीन का जहाज, डीजल जहाज जाता है और उससे कोई कोऑपरेट नहीं करेगा तो चीन का अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगा। इसलिए बुद्ध और गांधी के रास्ते से हम चलेंगे तो चीन की हेकड़ी खत्म हो जाएगी और ये जो कोरोना फैलाया है और दुनिया में तबाह मचाया है उसकी सजा चीन को मिलेगा। चीन के अधिकार से तिब्बत हट जाएगा, हांगकांग हट जाएगा और नेपाल स्वतंत्र हो जाएगा। आज नेपाल जो है वो चीन का फौजी छावनी बन चुका है और नेपाल के माध्यम से वो भारत पर आक्रमण करना चाहता है, जो असत्य साबित होगा और वो संभव नहीं होगा। इसलिए भारत भारत रहेगा और जो भारत ने बुद्ध और गांधी को पैदा किया वो कभी उसका विलुप्त नहीं हो सकता। ये चीन का सोचना है कि भारत को मैं शामिल करूंगा चीन के साथ में और आधी आबादी के हम मालिक बन जाएंगे। ये सोचना गलत है क्योंकि चीन का प्रधानमंत्री भी मरने वाला है, भारत का प्रधानमंत्री भी मरने वाला है और जॉर्ज ट्रम्प भी मरने वाला है। तो मरने के बाद एक नया युग का आरंभ होगा, ये मैं आशा करता हूँ और जी गांधी और बुद्ध का युग फिर से आएगा। जी जी। बहरहाल इस अमूल्य स्मरणीय जानकारी देने के लिए हम आपका धन्यवाद तो करते हैं, क्योंकि जिस ढंग से आप इतने उम्र होने के बावजूद भी समाज के लिए, सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए, ह्यूमैनिटी की लड़ाई लड़ने के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं और समाज की मानवता को में हो रहे इस अन्याय अत्याचार के लिए आप अपना धन और समय लगा रहे हैं, हम उसके लिए आभार हैं। और हम संतोष साहू जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत में जो एक तरफ कानून का व्यवस्था है, संविधान है, तो हम आपसे ये विस्तार से ये जानना चाहेंगे कि भारत का सामाजिक व्यवस्था को लेकर जो आज ये जो घटनाएं घट रही है, इस दिशा पर आप अपने विस्तार से बात रखें। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र संख्या बल के हिसाब से चलता है। जिसका बहुमत होता है लोकतंत्र में उसका राज होता है। भारत के लोकतंत्र में अल्पमत के लोगों का कब्जा है, राज उसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस देश में भारत के केंद्रीय सत्ता पे जिन लोगों का कब्जा है वो संख्या में लोकतांत्रिक तरीके से बहुत कम है, अल्प से अल्प हैं। और वो लोग जी इस देश के लोकतंत्र के चारों पिलर पे कब्जा कर लिए हैं। विधायिका पे कब्जा हो गया है, कार्यपालिका पे उनका कब्जा हो गया है, न्यायपालिका पे कब्जा हो गया है और मीडिया में भी उनका ही कब्जा हो गया है। इसलिए भारत जी के लोकतांत्रिक ढांचा होने के बावजूद यहाँ बहुसंख्य लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और उनके साथ हिंसा हो रहा है। उनके जागरूक जानकार लोगों का आए दिन नृशंस हत्याएं हो रही है। ये भारत में लोकतांत्रिक ढांचा को कमजोर करने का वर्तमान भारत के शासक जातियों के द्वारा जानबूझकर किया गया ये घृणित कार्य चल रहा है देश में। जी, जिस ढंग से वर्तमान में जो सत्ता शासन में बैठे हुए लोग हैं, क्या इनके अंदर में सच्चाई, ईमानदारी का संकल्प लेकर देश की सेवा के लिए ये बैठे हुए हैं? और जैसा इनका कार्य प्रणाली जो चल रहा है वो एकदम पूरा देश की जो 90% या करोड़ों लोगों की जनता के विरुद्ध में जा रही है। चाहे वो देश का अभी ये कोरोना काल में लोगों को पैदल चलने के लिए मजबूर किया जाना हो, चाहे उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर जो आज हालात खराब हो गए हैं, गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो विश्वास देश की जनता ने मोदी के ऊपर किया था और उसकी जो कार्यप्रणाली जो आज जनता के बीच में जो आ रही है, इस कंट्रोवर्सी को क्या देखते हैं आप? जी, जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना हुई, अभी वो जी घटना का आग बुझा भी नहीं था कि बलरामपुर यूपी का घटना हो गया, हापुड़ का घटना हो गया। ऐसे कई घटना निरंतर होते चले गए और सभी जी घटना एक जैसे प्रायोजित हैं। और
इन घटनाओं से एक बात स्पष्ट हो गया है, ये कहने की भी बात नहीं है, देश में जगजाहिर हो गया है दुनिया में कि घटना हुआ, सरकार का कर्तव्य, सरकार किसने बनाया? भारत की जनता, जिनको चुने हुए लोग जब चुने तो सरकार के मुखिया बन गए, मुख्यमंत्री बन गए या प्रधानमंत्री बन गए। अब उनका ये जिम्मेदारी है कि राज्य की प्रजा को या देश की प्रजा को कानून व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा उनकी सुरक्षा करे, उनके साथ हो रहे अन्याय के साथ सरकार खड़ा हो, उनका पुलिस बल है, तमाम सुविधाएं हैं, उनको उपलब्ध कराए। पर अभी जैसा उत्तर प्रदेश में खुल्लम खुल्ला प्रशासनिक ढांचे के जो लोग हैं, पुलिस बल है, वो खुल्लम खुल्ला पीड़िता के विरोध में खड़े हुए, उनके घर में उनको कैद किया गया है। मीडिया के लोगों को उस गांव में जाने के लिए वर्जित कर दिया गया। आप देखे हैं कि कल परसों जो निरंतर वहां पे जो कोहराम मचा हुआ है कि पुलिस मीडिया तक को रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? नहीं, वहां हिला हवाला जो तर्क पूर्ण बात नहीं है उसका हवाला दे रहे हैं। जिस देश में लोकतंत्र का चौथा पिलर मीडिया है और जहां घटना हुआ, जहां पे कोई घटनाएं कारित हुई हैं, वहां अगर मीडिया को इजाजत नहीं मिलेगा तो इतने बड़े देश के लोगों को वहां की जानकारी कैसे होगी, कैसे जानकारी आएगा? तो मीडिया को कुचलना मतलब तानाशाही। भारत में तानाशाही का जन्म हो रहा है कि हम मीडिया को नहीं मानते, हम न्याय व्यवस्था को नहीं मानते, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आवाज को नहीं मानते। अगर ये तो खुल्लम खुल्ला दिखाई पड़ रहा है। भारत में अभी जो घटनाएं घटी हैं, हाथरस की जो घटना है, वो घटना सिर्फ घटना नहीं है, घटना के बाद जो घटना घटा कि पुलिस वो बेटी के साथ जो घटना हुआ उसको हाथरस के हॉस्पिटल ले गए, वहां से अलीगढ़ हॉस्पिटल ले गए, वहां से मृत्यु से एक दिन पूर्व दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल ले गए और वहां उसका डेथ हो गया, दुखद निधन हो गया। और वहां से पुलिस प्रशासन लेके डेड बॉडी गांव आया और गांव में उनके परिजनों को घरों में कैद कर दिया। उनकी माँ, उनके परिजन जिस तरीके से रोते रहे, बिलखते रहे, चिल्लाते रहे, कोई सुनवाई नहीं। और आप सोशल मीडिया में देख ही रहे हैं कि किस तरीके से एम्बुलेंस से पुलिस खुद डेड बॉडी को लाके और रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में किस तरीके से सबूत को मिटाने के लिए उसे जला दिया गया, जिसमें परिजनों का सहमति नहीं। और सहमति क्या कोई रात को देगा? रात को एक पीड़िता जो रैप का शिकार है, जिसके साथ मारपीट किया गया, जिसकी जिह्वा काट ली गई, और उसको पुलिस बल रात के अंधेरे में 2:30 से 3 बजे के बीच में उसे जलाया है। इससे पीड़िता के साथ जिन लोग, वो 4 जो ठाकुर लड़के हैं, वो जो घटना कारित किए हैं, उससे भी कहीं ज्यादा गुनहगार वहां का स्थानीय पुलिस प्रशासन है, वहां का डीएम है। और नैतिकता के आधार पे तत्काल वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जनता विधायक बनाया और विधायक को बहुमत मिला तो वो मुख्यमंत्री बना दिए। जनता का दिया हुआ ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसमें इस तरीके से पुलिस को आधार बनाया गया। सच को छुपाने के लिए पुलिस को आगे किया, स्थानीय प्रशासन को आगे किया। ऐसे स्थिति में वहां के मुख्यमंत्री को मानवता के नाम पे, नैतिकता के नाम पे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और जो जो दोषी हैं उन दोषियों को निलंबित नहीं, बर्खास्त करना चाहिए। और अब तो इस केस को भारत के अन्य राज्यों में ट्रांसफर कर वहां सुनवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से घटना भारत को देश और दुनिया में शर्मसार किया है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के बाद ये एक एक लोगों को इस घटना में जो जो संलिप्त हैं उनका जांच हो, सीबीआई के माध्यम से हो और अन्य राज्यों में कोर्ट लगाया जाए, ताकि इस देश में
न्याय हो सके, भारत का संवैधानिक व्यवस्था कायम रह सके, भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जो कानून है वो कानून का राज भारत में रह सके, ऐसा करना होगा। तब हम भारतीयों को भारत के कानून पे विश्वास रहेगा, पुलिस पे विश्वास रहेगा। आज मैं स्वयं कह रहा हूं कि पुलिस जिस तरीके से गुंडागर्दी किया है, हर भारत का नागरिक उससे डर रहा है कि अगर पुलिस ही गुंडा का कार्य करने लगे, अपराधियों जैसा व्यवहार करने लगे, तो हम अब कहां जाएं? इस देश से हम कहां जाएं? क्या इसीलिए हम विधायक बनाते हैं, इसीलिए हम वोट देते हैं? वोट का मतलब सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, मशीन का बटन दबाने का मामला नहीं। हम 5 साल के लिए हमारी सुरक्षा उनको देते हैं, हमारा विकास हम देते हैं, हमारी शिक्षा हम देते हैं, और राज्य के अंदर हम सुरक्षित रह सकें, भाईचारा रहे, न्याय रहे, और भारत के संवैधानिक व्यवस्था कायम रहे, और हम अपना मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ हम वोट के रूप में वो स्थानीय विधायक को देते हैं, स्थानीय सांसद को देते हैं। विधायक फिर विधायक दल का नेता चुनता है और वो संविधान का शपथ लेता है, और संविधान का शपथ लेकर वो उस कुर्सी पे बैठता है। और एक बार शपथ नहीं लिया, योगी सरकार और योगी के एमएलए फॉर्म भरने से पहले संविधान का शपथ लिया, जब विधायक बन गए तो शपथ लिया, और जो मंत्री बन गए तो भारत का संविधान का शपथ लिया। 3-3 बार जो लोग संविधान का शपथ लेकर जिस कुर्सी में बैठे हैं, वो खुल्लम खुल्ला भारत के संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं। ये इससे बड़ा जघन्य अपराध देश और दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। हम भारत के लोग शांतिपूर्वक संवैधानिक दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए हम जीवन जीने वाले लोग हैं, और आए दिन ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, ऐसे ऐसे अपराध करने के तरीके सामने आ रहे हैं कि रूह कांप जाता है, आत्मा हिल जाता है। ऐसे जो अपराधी हैं, इन अपराधियों को बचाने वाले लोग और अपराधी, इनको सीबीआई से जांच कराकर अन्य राज्यों में कोर्ट लगाकर सख्त कार्रवाई की मैं मांग करता हूं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते। और ये जघन्य अपराध अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि इस देश में अब बहुजनों के द्वारा, बहुजन सोशल मीडिया के द्वारा, आप जैसे कि देख रहे हैं कि दिल्ली जो हमारे भारत की राजधानी है, वहां संसद मार्ग को रात को घेर लिया गया, लाखों लाखों लोग सड़कों पे हैं, करोड़ों लोग सड़कों पे हैं। अब ये अन्याय अत्याचार अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अन्याय अत्याचार बर्दाश्त करने का भी एक सीमा है। ये सीमा टूट गया, हमारा धीरज का बांध टूट गया। किस तरीके से जातिवादी लोग, अरे कम से कम इतना तो सोचना चाहिए, इस देश में लोगों की संख्या कितने जो अपराध कर रहे हैं, जानबूझकर अपराध कर रहे हैं, अपराध कर उनके ही लोग उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी संख्या कुल संख्या का बहुत मामूली संख्या है। अगर देश के लोग उद्वेलित हो गए, आक्रोशित हो गए, अगर उनका धीरज का बांध टूट गया, आप कल्पना कर सकते हो क्या होगा देश में? ऐसा दिन भारत में ना आए, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसा कि आपने कहा कि ये बुद्ध का देश है, अरे बुद्ध हमारे आदर्श हैं। भारत का पहचान दुनिया में बुद्ध से है, गुरु नानक देव जी से है, और इस देश के हम वासी हैं, और बार बार इसका हम परिचय भी दे रहे हैं। हम अपने धीरज को हमारे गुरुओं, हमारे महान परंपराओं के आधार पे इतना बड़ा नृशंस हत्या हुआ, जिसको 13-14 दिन तक इस देश का प्रशासन छुपा के रखा। बताइए, एडीजी जैसा महत्वपूर्ण पद उत्तर प्रदेश का, मीडिया में आके बोल रहे नहीं उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ, तो क्या आप 13-14 दिन कहां थे? 8 दिन के बाद एफआईआर हो रहा है। एफआईआर में क्या हो रहा है कि लड़की के साथ जो धारा लगा है 354 का, कि उसके साथ छेड़छाड़ हुआ, वो गिरने से, ईंट लगने से उसका हड्डी टूट गया। अब ये एडीजी जैसे पदों में बैठे हुए लोग अगर ये अन्याय को, अत्याचार को, विभत्स घटना में अगर पर्दा डालने में उतर आए, उस राज्य का क्या होगा, उस देश का क्या होगा, ये तो सोचने में भी अब डर लगने लगा है। हमारे जो महान पुरखे हैं अंग्रेजों से इसीलिए लड़े थे, इसीलिए देश को आजादी हुआ, इसीलिए देश के लिए 7 लाख से अधिक लोग खून बहाए थे कि हम अपने ही देश में अपनी आवाज नहीं कर सकते। जब मीडिया को रोका जा रहा है, इस देश में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे इतने महान हस्ती को वहां पे डंडा चलाया जा रहा है, उनके गर्दन को मरोड़ा जा रहा है, उन्हें जमीन में पटक के पुलिस सार्वजनिक रूप से, आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं। अगर भारत में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ ऐसा घोर घटना हो सकता है, तो आम लोगों के साथ क्या करेंगे वहां?
ये तो सोचने की बात है। वहां मीडिया को रोक दिया गया है। वहां जो मीडिया के हमारी बहनें गई हैं, किस तरीके से वहां पुलिस उनके साथ, जैसे कोई गुंडा खड़ा हो, कोई डकैत खड़ा हो, कोई समाज का सबसे घृणित व्यक्ति खड़ा हो और वो व्यवहार करे, ऐसे पुलिस के वर्दी में वहां लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप देश में, क्या कर रहे हैं आप राज्यों के साथ? ये बहुत चिंता का विषय है। इसे बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। और मैं माननीय नंद कुमार बघेल जी से सहमत हूं। जैसा कि आपने कहा, माननीय नंद कुमार बघेल जी का उम्र 86 वर्ष से कहीं अधिक है और अभी भी आप देख रहे हैं कि एकदम नौजवान लोगों की तरह पूरे राज्य का दौरा, देश के दौरा में लगे हैं। जन जन को वो भी ये कह रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र को बचाओ। मुश्किल से भारत में लिखित संविधान आया है। संविधान का जो परत दर परत स्नेह स्नेह संविधान को खोखला किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है, उसे बचाओ। और माननीय नंद कुमार बघेल जी के बारे में आपको मैं अपने से बताना चाहता हूं कि उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक के ढांचे की दुर्दशा को देखकर भारत में मतदाता जागृति मंच उन्होंने बनाए हैं। और उनका एक अभियान और भी देश में चल रहा है कि हम भारत के लोग, वोट ही हमारा इज्जत है, वोट से हमारा मान है, वोट से हमारा सम्मान है, वोट से हमारा भविष्य है। इस वोट को हम सही जगह पे डालें, सही लोगों को डालें, ताकि इस देश में लोकतांत्रिक ढांचा और मजबूत हो। उसके लिए वो अभियान चला रहे हैं। इसके लिए भी मैं दाऊ माननीय नंद कुमार बघेल जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अगला सवाल दाऊ जी से मैं, हमारा प्रोग्राम भी अंतिम क्षण की ओर आ रहा है। मैं दाऊ जी से सवाल करना चाहूंगा कि जिस ढंग से उत्तर प्रदेश की सरकार अन्याय, अत्याचार और मामले को लीपापोती करने पे लगी हुई है और एसआईटी का गठन भी उनके द्वारा किया गया है, तो क्या पीड़िता को न्याय मिल सकता है जिस ढंग से उसके सबूत मिटाए गए, जिस ढंग से वहां का पुलिस कह रहा है कि उसके साथ रेप ही नहीं हुआ है, और जो भी पुलिस में मामला दर्ज किया गया है, जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के प्रपौत्र राज अंबेडकर भी वहां पे उसके गांव जाकर के पीड़िता से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। और इस घटना को लेकर क्या लगता है कि दाऊ जी, ये उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? दाऊ जी, हमारी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, मेरे ख्याल से लगता है उनका डिस्कनेक्ट हो गया। साहू जी, ये जो एसआईटी का गठन किया गया है, जो आप मेरी बात सुने हैं, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। ये घटना एसआईटी से ना करा के स्वतंत्र सीबीआई के माध्यम से इसकी जांच कराई जाए और सीबीआई से जांच कराकर इस जो घटना है इसका अन्य राज्यों में सुनवाई हो, तभी पीड़िता को न्याय मिलेगा। क्योंकि एसआईटी का प्रमुख कौन होगा? राज्य के गृह मंत्री होंगे, जैसा कि बात चल रहा है। और उस राज्य में अगर वहां की सरकार, राज्य सरकार अगर निष्पक्ष होता, पारदर्शी होता, लोकतांत्रिक प्रणाली से कार्य करते रहता, संवैधानिक दायरे में रहता, कानून का पालन करता, तो कानून के पालन करने वाले, कानून को पालन कराने वाले लोग ही वहां अपराधी हैं, तो हम न्याय की आशा नहीं कर सकते। जी दाऊ जी से, दाऊ जी हमारी बात सुन रहे हैं? हेलो, तो मेरे ख्याल से दाऊ जी का डिस्कनेक्शन हमारे स्टूडियो से हो गया है। तो लास्ट में हम साहू जी ये जानना चाहेंगे कि जिस ढंग से ये जो घटनाएं लगातार घट रही है, अभी आप गुजरात में एक अधिवक्ता जो महेश्वरी जी था, उनका हत्या कर दिया, कि निशंस हत्या कर दिया। उसके बाद में ये जो घटनाएं लगातार घट रही है, पत्रकारों को मार दिया जा रहा है, तो ये भारत के अंदर में कानून व्यवस्था के होते हुए भी जो आज दिन अन्याय अत्याचार की चरम सीमा बढ़ रही है, इसको लगाम कैसे लगाया जा सकता है, इसको रोका कैसे जा सकता है, भारत में शांति व्यवस्था कैसे कायम की जा सकती है? आपसे हम अपनी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जिस तरीके से 14 सितंबर 2020 शाम को 6 बजे एक निहत्थे आदमी को, जो अपने ऑफिस में आ रहे थे, माननीय माहेश्वरी जी, देवजी भाई माहेश्वरी साहब जब आए और पीछे से छुरा लेकर उनके पीठ में वार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई।
जिसका बहुत व्यापक प्रतिक्रिया हुआ है। देश के लोग आंदोलित हैं, अभी भी वो आग ठंडा नहीं हुआ है। और ऐसे तमाम जो घटनाएं घट रही हैं ये प्रायोजित हैं, ये जाति ग्रस्त मानसिकता से कारित किया जा रहा है। इसको रोकने का यही उपाय है कि भारत में जो वर्ग आधारित व्यवस्था भारत का संविधान लागू किया, इस देश में हम कोई भारत में कानूनन 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जाति नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था है तो वर्ग की व्यवस्था है। या तो हम इस देश में अनुसूचित जाति हैं, या अनुसूचित जनजाति हैं, या अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, या सामान्य हैं, या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, और सभी वर्गों को अपना नेतृत्व स्वयं करना होगा। जाति के ऊपर जब बात आता है तो भारत में 6,743 जाति हैं, हर जाति का 12 उपजाति है, और 6,743 जाति और 12 उपजाति को अगर आप सब मिलाएं तो लगभग 74,000 जाति और उपजाति है भारत में। और कोई भी जाति इस देश में बहुमत में नहीं है, और जाति के नाम पे वो बिल्कुल 200, 400, 500 किलोमीटर में वो जाति पाया जाता है। इसके बाद उस जाति का नाम भी हमें पता नहीं है, तो अन्याय अत्याचार कैसे रुक सकेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश में ये अन्याय अत्याचार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए चल रहा है, संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए चल रहा है, खुल्लम खुल्ला दादागिरी चल रहा है। इसलिए हम भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और समय समय पे धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी भाइयों को, जो हम अपने महान गुरुओं के वंशज हैं, हमारा एक महान परंपरा है, हम सब लोगों को भारत के संवैधानिक दायरे में रहकर कानून का पालन करते हुए भारत के संविधान की सारी जानकारी समाज के आखिरी आदमी तक हम सबको ही देना होगा। तब इस देश में अमन चैन कायम रहेगा। और भारत का लोकतंत्र चूंकि अल्पमत के लोगों के हाथों में आ गया है, लोकतांत्रिक मूल्यों के विरोध में भारत का सरकार चल रहा है। इस देश में ब्राह्मण 3.5%, क्षत्रिय 5%, वैश्य 6%, कुल जोड़ें तो कुल संख्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो वर्तमान भारत का शासक बना हुआ है उनका कुल संख्या अधिकतम 15% है। बाकी इस देश में अनुसूचित जाति 15%, शेड्यूल कास्ट 7.5%, ओबीसी 52%, और समय समय पे धर्म परिवर्तित लोग 10.5%। इस तरीके से हम इस देश में 85% लोग हैं। और पूरा जो क्राइम है, जो अपराध है, उसको अगर हम देखें तो इन 85% के ऊपर ही हर तरह का अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। और इन हमारे हक में जो प्रावधान है, संवैधानिक जो व्यवस्था, संविधान के जो आर्टिकल है, उसमें निरंतर संशोधन किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा जिस तरीके से ये कृषि बिल आया हुआ है, ये भारत के इतिहास का काला कानून आया हुआ है। आप जिस तरीके से मजदूरों का जो एक्ट बनाया गया, एक तरफ सरकार बोल रहा है कोरोना है, पूरा देश से इतने महीने से लॉकडाउन है, लोग हजारों किलोमीटर पैदल, इस देश में इतना संसाधन होने के बाद कई सौ किलोमीटर पैदल गए कोरोना के कहर से बचने के लिए। कोरोना का कहर का डर दिखाकर जो अमानवीकृत भारत में किया गया, आपने देखा है, पूरा देश देखा, पूरा दुनिया देखा। ऐसे समय पे आप कानून ला रहे हैं, आपको क्या जरूरत पड़ गई? एक तरफ आप जनता को मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा धीरज रखिए, धैर्य रखिए, समय अच्छा आएगा, तो आप क्यों धैर्य नहीं रख रहे? सरकार नाम की संस्था में बैठे हुए जो लोग हैं, आप धैर्य क्यों नहीं रख रहे हैं? जनता को बिना विश्वास में लिए, जनप्रतिनिधियों को बिना विश्वास में लिए आप इतना बड़ा कानून बना रहे हैं जो जनता के विरोध में जा रहा है। आप क्यों धैर्य नहीं रख रहे हैं? ये भारत सरकार से और राज्यों की सरकार से ये सवाल है। मैं इस विषय पे इतना कहना चाहता हूं कि पूरे मूल निवासी समाज न जाति को देखें, न धर्म को देखें, न बोली को देखें, न भाषा को देखें, जैसा कि भारत का संविधान का मंशा है, उसका कहना है। हम भारत के मूल निवासी हैं, हम यहीं के महान पुरखों के हम वंशज हैं। हम कोई विदेश से आके यहाँ कब्जा करके नहीं बैठे हैं। हम सबको संवैधानिक दायरे में आकर एक होना होगा और हर अन्याय अत्याचार के विरोध में सभी को एकजुट होकर उसका प्रतिकार करना होगा, विरोध करना होगा, तभी जाके अन्याय अत्याचारों के। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। और माननीय दाऊ जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, हमारे इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, अपने विस्तार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी को फतेह। और
आने वाले समय में जी और जी, कोई 1 मिनट का मैं मुद्दों को समय लेकर। लूंगा। मैं आपका 1 मिनट का समय लूंगा। आपके चैनल में ये जो डिबेट है आपके द्वारा ज्वलंत विषय पे चलाया गया, इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता ही हूँ, BOM टीवी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ देश की बेटी जो हाथरस की घटना हुई, उस बेटी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और गुजरात के माननीय एडवोकेट देवजी भाई माहेश्वरी जी के साथ जो घटना हुआ, बलरामपुर में जो घटना हुआ, ऐसे सभी घटना में हमारे बहुजन समाज के लोगों का जो बलिदान है, उन सभी को मैं विनम्र श्रद्धांजलि आपके चैनल के माध्यम से अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। आप दोनों मेहमानों का हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। आप देखते रहे वॉइस ऑफ मानवता टीवी, अंतरराष्ट्रीय मीडिया चैनल है। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। जय भीम, नमो बुद्धाय।